पिछली कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से सीजर ने कोबा को मार दिया। कोबा की वजह से इंसान अब चिंपैंजी के दुश्मन हैं और इन्हें हराने के लिए पूरी की पूरी आर्मी की बटालियन यहाँ पर आ चुकी है, जिनमें से कुछ सोल्जर्स जंगल में कुछ एप्स के साथ लगातार उस तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर सीजर और उसके सभी साथी रहते हैं। दरअसल ये जो एप्स इंसानों के साथ है ये कभी कोबा के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ये इंसानों के लिए काम करते हैं और इंसान उन्हें डंकी कहकर बुलाते हैं। अब ये सोल्जर्स अपने डंकी यानी कि एप्स के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सीजर और उसके साथियों का इलाका शुरू होता है। यहाँ पर कुछ एप्स होते हैं जो पहरा दे रहे होते हैं और तभी एक सोल्जर उनमें से एक को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही सभी एप्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो तीरों और भालों की बौछार कर देते हैं जिससे लगभग सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रीचर है। वो रेडियो पर कर्नल को सब कुछ बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, पर तभी यहाँ पर एप्स आ जाते हैं जो उसे और उसके 3 जिंदा साथियों के साथ साथ एक ऐप जिसका नाम रेड है उसे पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने आता है सीजर और वो बताता है कि इंसानों से जंग उसने शुरू नहीं की थी बल्कि कोबा नाम की एक ऐप ने की थी जिसे मैंने मार दिया और यही कारण है कि कोबा के जितने भी साथी थे वो मेरे डर से इंसानों के साथ शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो रेड होता है जो इंसानों का साथ दे रहा था वो सीजर से कहता है कि मैं तुम्हारे डर से इंसानों के साथ शामिल नहीं हुआ, बल्कि मुझे पता है कि कर्नल बहुत ताकतवर है, वो तुम सबको खत्म कर देगा। सीजर अपने साथियों से कहता है कि रेड को बंदी बना लिया जाए, जबकि वो चारों के चारों सोल्जर्स को घोड़े पर बिठाकर वापस भेज देता है। दरअसल सीजर इंसानों के साथ जंग नहीं चाहता बल्कि वो शांति चाहता है, इसलिए उसने सभी सोल्जर्स को छोड़ दिया होता है। अब जितने भी जख्मी एप्स होते हैं वो नदी के किनारे अपने जख्मों को धो रहे होते हैं और यहाँ पर एक ऐप आता है जो रेड को बंदी बनाकर ले गया था। वो बताता है कि रेड मुझे मारकर कैद से भाग गया है। अब यहाँ पर सीजर का बेटा ब्लू आइज अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ जाता है। दरअसल वो अपने दोस्त के साथ एक बहुत लंबी जर्नी पर गया था। वो ये देखने गया था कि एप्स के लिए कौन सी जगह सुरक्षित हो सकती है और यहाँ आने के बाद वो बताता है कि उसे एक जगह मिल चुकी है जहाँ पर सभी ऐप सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐप जिसका नाम विंटर है वो सीजर से कहता है कि हमें आज ही निकल कर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सीजर कहता है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा, इसीलिए सही वक्त आने पर हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात को सीजर देखता है कि झरने की दूसरी तरफ कुछ हरी रोशनियां चमक रही है और जब वो झरने के पास जाता है तो वहां पर उसे एक रस्सी मिलती है। वो समझ जाता है कि कर्नल और उसके सोल्जर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। वो सबको इन्फॉर्म कर देता है और इंसानों के और एप्स के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब एप्स यहां पर कई सोल्जर्स को मार देते हैं और तभी एक मरे हुए सोल्जर के रेडियो पर सीजर कर्नल का मैसेज सुनता है जिसमें वो कह रहा होता है कि मैंने सीजर को मार दिया है, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यह सुनकर सीजर को अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान आता है और वो उस जगह पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे थे। तो वो देखता है कि वहां पर कर्नल और जिसने उसकी पत्नी और बड़े बेटे ब्लू आइज को मार दिया है। दरअसल कर्नल ने ब्लू आइज को सीजर समझकर मार दिया था। अब सीजर अपने परिवार की मौत से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो कर्नल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक कर्नल रस्सी के सहारे यहां से निकल जाता है और जब वो वापस अपनी पत्नी और बड़े बेटे की डेड बॉडी के साथ वापस आता है तो वहां पर उसका छोटा बेटा भी पत्थरों के पीछे से निकल कर आता है जो डर के मारे छुप गया होता है। अब यहाँ पर सारे एप्स होते हैं सिवाय एक ऐप को छोड़ के जिसका नाम विंटर है जो सीजर का वफादार था। अब सबको यह लगता है कि विंटर इंसानों के साथ मिल चुका है, वही इंसानों को यहाँ तक लाया था। सीजर को पता है कि अब ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अपने बड़े बेटे के दोस्त को कहता है कि तुम सभी एप्स को लेकर दूसरी जगह चले जाओ जो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं कर्नल के पीछे अपनी पत्नी और बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर सीजर का जो सबसे अच्छी दोस्ती है जिसका नाम मॉरिस है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि सीजर नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी आए, लेकिन मॉरिस के साथ साथ उसके 2 और दोस्त लुका और रॉकेट भी उसके सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। ये चारों के चारों एक घर से बाहर पहुंचते हैं जहां पर वो एक आदमी को देखते हैं। इससे पहले कि वो आदमी इन पर गन से फायर करता, सीजर उसे मार देता है। और अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वहां पर सिर्फ एक बच्ची होती है
और मॉरिस जब उस बच्ची के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती। वो सीजर से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि सीजर ऐसा नहीं चाहता, पर मॉरिस के कहने पर वो बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये सब के सब यहाँ से कर्नल की तलाश में आगे बढ़ चलते हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहां पर इन्हें सोल्जर्स का एक कैंप दिखता है। साथ ही यहाँ पर इन्हें अपनी ही टोली का एक ऐप जिसका नाम विंटर है, जो इनकी टोली से गायब हो गया था, वो भी वहां पर होता है और ये उस तक पहुंच जाते हैं। विंटर बताता है कि कर्नल यहां से निकल चुका है। दरअसल वो एक दूसरी सेना की टुकड़ी के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगने के लिए यहां से निकला है। सीजर विंटर से पूछता है, तुमने हमारा पता क्यों बताया? विंटर कहता है कि कर्नल ने मुझसे वादा किया था वो मेरी जान को बख्श देगा। सीजर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मारा गया है। और तब ये देखते हैं कि टेंट के बाहर 2 सोल्जर्स हैं। विंटर अपनी मदद के लिए उन्हें अंदर बुलाना चाहता है, लेकिन ये लोग विंटर का मुंह बंद कर देते हैं और विंटर को मार देते हैं। सुबह यहाँ से सेना की पूरी टुकड़ी निकल जाती है, जो कि एक बर्फीली जगह पर जाती है और उसके साथ ही वे वहां पर पहुंच जाते हैं। और तभी गोलियां चलने लगती है, लेकिन ये गोलियां सीजर और उसके साथियों पर नहीं बल्कि किसी और पर चल रही थी। और जब सोल्जर वहां से निकल जाते हैं तो सीजर और उसके साथी उस जगह जाते हैं जहां पर गोलियां चल रही थी। देखते हैं कि वहां पर सोल्जर्स ने 3 लोगों को मार दिया है, लेकिन उसमें से एक अभी भी जिंदा होता है। वो इन्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये एक बार फिर से सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं ताकि कर्नल को ढूंढकर उसे मार सके। और जब यह एक टावर पर चढ़कर देख रहे होते हैं कि सेना की टुकड़ी किधर गई है, तभी एक हुडी पहना हुआ एक आदमी इनका सामान और घोड़ा चुरा कर इस जगह से भाग जाता है। ये सब के सब उसका पीछा करते हैं और तभी इन्हें वो घोड़ा दिख जाता है जो एक पुराने घर के बाहर खड़ा होता है। ये सब के सब घर के अंदर जाते हैं और तभी घर से वही हुडी वाला आदमी इनके सामने आता है। और जब वो आदमी हुडी हटाता है तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये उन्हीं की तरह का एक ऐप होता है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और इन्हें समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐप हैं जो इंटेलिजेंट है। वो ऐप इन्हें बताता है कि मुझे लगा कि तुम इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारा घोड़ा चुराकर भाग गया था। मैं पहले सर्कस में था और मेरा नाम बैड ऐप है। अब बैड ऐप उनकी भूख मिटाने के लिए खाने का एक पैकेट निकालता है और ये खाने का पैकेट उसी मिलिट्री कैंप का होता है जहां पर सीजर और उसके साथियों को जाना है, क्योंकि उसी जगह पे कर्नल है। बैड ऐप उस जगह नहीं जाना चाहता, लेकिन सीजर बताता है कि उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे बड़े बेटे को मार दिया है और इसी तरह बैड ऐप ने भी अपने बेटे को खोया होता है। इसीलिए बैड ऐप सीजर और उसके साथियों को उस जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो ये दूरबीन से उस जगह का मुआयना कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक सोल्जर आ जाता है जो सीजर के ऊपर हमला कर देता है और सीजर को बचाने के लिए उसका एक साथी लुका बीच में आ जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। सीजर का एक साथी मॉरिस कहता है कि हमें बदले की भावना को छोड़कर अपने बाकी साथियों के बारे में सोचना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन सीजर कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो मॉरिस कहता है, अब तुम भी कोबा की तरह बातें करने लगे हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी में कोबा नाम के खतरनाक कैरेक्टर को नहीं जानते तो आपको इस कहानी के पिछले पार्ट को जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैक टू द स्टोरी। सीजर अपने साथियों की एक नहीं सुनता और वो अकेला ही मिलिट्री कैंप की ओर निकल पड़ता है, जहां पर वो देखता है कि इंसानों ने ऐप को लकड़ी के साथ बांधा हुआ है। वो सब के सब मर चुके हैं, लेकिन इसमें एक ऐप अभी भी जिंदा होता है। दरअसल सीजर के जितने भी साथी थे जो सुरक्षित जगह की तरफ निकले थे, उन सबको कर्नल ने पकड़ लिया होता है और अब वो सब कर्नल के कब्जे में है। अब यहाँ पर जो ऐप जिंदा होता है वो सीजर को बताता है कि कर्नल और उसके सभी सोल्जर्स ने हम सबको पकड़ लिया था। वो कह रहे होते हैं कि हमसे मरते दम तक काम करवाएंगे और यहाँ पर ले आए। कर्नल यहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार बनाना चाहता है और यह बताते बताते वो ऐप भी मारा जाता है। तभी एक डोंकी ऐप सीजर पर पीछे से हमला करके पकड़ लेता है और अब सीजर भी इंसानों की कैद में है। उसे भी उन पिंजरों में डाल दिया जाता है जहां पर बाकी ऐप्स होते हैं और अगले दिन सीजर और सभी ऐप्स को काम करने के लिए पिंजरों से बाहर निकाला जाता है। तभी एक फीमेल ऐप सीजर से बताती है कि ना इन्हें खाना दिया न पानी, इनसे सिर्फ काम करवाया जाता है।
तभी वहां पर एक ऐप होता है जिससे पत्थर नीचे गिर जाता है, और वहां पर जो दूसरा ऐप है जिसे डोंकी कहा जाता है, जो इंसानों के लिए काम करता है, वो उस ऐप को बहुत बुरी तरह से मारता है। इस बात से सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है, और अब यहाँ पर जितने भी ऐप्स होते हैं वो सब के सब काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब कर्नल बाहर आता है और सीजर के सिर पर गन रख देता है और गिनती गिनना शुरू करता है, तो सभी ऐप्स दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कर्नल नाल सीजर को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां पर सीजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार क्यों बना रहे हो और तुम अपने लोगों को ही क्यों मार रहे हो। कर्नल उसे बताता है कि जो भी इंसान वायरस से इन्फेक्टेड थे उनको मैंने मारना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा बेटा भी था, ताकि ये वायरस दुनिया में और ज्यादा ना फैले। ये वायरस अब इंसानों को नहीं मारता बल्कि उनकी बोलने की शक्ति को छीन लेता है, साथ ही उनकी जो इंटेलिजेंस है उसे भी खत्म कर देता है। यानी कि जो दवा जिससे सारे के सारे ऐप्स इंसानों जैसे बुद्धिमान बन गए, उसी दवा के दुष्प्रभाव से अब इंसान जानवरों की तरह बनते जा रहे हैं। इसलिए कर्नल ने ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा है जो उस वायरस से इन्फेक्टेड थे। इसलिए यूएस की आर्मी अब कर्नल के खिलाफ हो गई है, और यही कारण है कि अब वो बहुत विशाल दीवार बनवा रहा होता है, ताकि जब यूएस आर्मी उससे लड़ने के लिए आए तो वो अपने आप को इस दीवार के पीछे क्वारंटाइन रखते हुए वायरस से भी बचे और यूएस आर्मी से भी। अब यहाँ पर सीजर किसी तरह से कर्नल को अपने साथियों को खाना और पानी देने के लिए मना लेता है, लेकिन सीजर को इसकी सजा दी है। उसे ना ही खाना दिया जाता है और ना ही पीने के लिए पानी। अब वो लड़की नोवा, जिसे सीजर और उसके दोस्त मॉरिस ने बचाया था, जो बोल नहीं सकती, जब देखती है कि सीजर को खाना पानी नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो रात के अंधेरे में वो चुपचाप अंदर पहुंच जाती है और उसे पीने के लिए पानी और खाना भी देती है। पर इससे पहले कि नोवा वहां से निकल पाती, वहां पर कर्नल आ जाता है। कर्नल नोवा को देखने वाला होता है कि तभी सीजर का एक साथी रॉकेट कर्नल का ध्यान बटाता है, जो कि सीजर के साथ ही यहाँ तक आया होता है। अब कर्नल नोवा को नहीं देख पाता, लेकिन अगर उसने लड़की को देख लिया तो वो उसे मार देगा, लेकिन वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है, इसीलिए बोल नहीं पाती। कर्नल सीजर के पास जाता है, जिससे कैच के अंदर एक डॉल मिलती है। दरअसल ये डॉल नोवा ने सीजर को दी होती है जब वो उसे खाना पानी देने आई थी। कर्नल इस डॉल को उठा लेता है और अब सीजर के साथ ही रॉकेट को भी कैच के अंदर बंद कर दिया जाता है। रॉकेट सीजर को इशारों में बताता है कि हमने यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया है। बाहर मॉरिस और बैड ऐप है जो कि सुरंग खोदेंगे और सभी ऐप्स को यहाँ से निकाल लेंगे। अगले दिन सीजर काम करते हुए अपने साथी मॉरिस को दूर से इशारों में बताता है कि कहां पर सभी के सभी ऐप्स को कैद कर रखा गया है, ताकि वो जमीन के नीचे टनल से उस जगह पर सुरंग खोद सके। अब मॉरिस और बैड ऐप मिलकर वहां पर सुरंग खोद लेते हैं और रात को जो गार्ड पहरा दे रहा होता है उसे नीचे खींच लेते हैं। उसके पास उन सभी कैच की भी चाबियां होती है जहां पर ऐप्स बंद है। अब सभी ऐप्स को आज़ाद करने के बाद सीजर यहाँ पर ऐप्स के बच्चों को आज़ाद कराने के लिए जाता है, क्योंकि आज रात को यूएस की सेना यहाँ पर हमला करने वाली है, क्योंकि वो कर्नल के खिलाफ है। सीजर अपने सभी साथियों को सुरंग से सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन वो खुद नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बेटे का बदला कर्नल से लेना चाहता है। लेकिन जब वो कर्नल के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि कर्नल ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है। वो बोल भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि अब वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, जिस वायरस के लिए उसने कई मासूम लोगों को मारा था। दरअसल उसने जब सीजर के कैद से उस डॉल को उठाया था तो उसे नहीं पता था कि ये डॉल उस लड़की की है जो खुद भी वायरस से इन्फेक्टेड है, और इस डॉल के थ्रू ही उसकी बॉडी में भी वायरस आ चुका होता है और अब वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। सीजर उसे मारना चाहता है, लेकिन उसकी हालत देखकर सीजर उसे मार नहीं पाता, लेकिन कर्नल खुद ही अपने आप को मार देता है, क्योंकि वो जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। वहीं बाहर कर्नल के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर अब यूएस आर्मी हमला कर चुकी होती है और दूसरी तरफ से ऐप्स निकलकर भाग रहे होते हैं। जब कर्नल के सोल्जर्स ऐप को यहाँ से भागते हुए देखते हैं तो वो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कई मासूम ऐप्स की जान चली जाती है। सीजर भी सब कुछ देख रहा होता है और वो उन्हें रोकने के लिए वहां पर एक फ्यूल टैंक को उड़ाना चाहता है, ताकि ब्लास्ट से सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाए। लेकिन तभी प्रीचर उस पर हमला करता है।
यह वही सोल्जर है जिसे कहानी की शुरुआत में सीजर ने घोड़े पर बिठाकर जिंदा वापस भेज दिया था। वो सीजर को मारना चाहता है। रेड एप जो इंसानों की गुलामी करता है, जिसे इंसान डोंकी कहते हैं, वो सीजर की बहादुरी देखकर अपना दिल बदल देता है और प्रीचर को मार देता है। जब इंसान ये देखते हैं कि उस चिंपैंजी ने जो उनके लिए काम किया करता था उसने उनके ही साथी को मार दिया, तो वो उसे मार देते हैं। और अब सीजर को मौका मिल जाता है और वो टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में कर्नल की लगभग पूरी आर्मी मारी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी आर्मी भी आ चुकी है जो सीजर को देख लेती है, पर इससे पहले कि वो सीजर को मारती, सीजर ने जो धमाका किया होता है उससे बर्फ की चट्टानें नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अब यहाँ जितने भी एप्स होते हैं वो सब के सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं और अब बर्फ के फिसलने से, जिसे एवा लॉन्च कहा जाता है, सारे के सारे इंसानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद मॉरिस सीजर के पास जाता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि सीजर अब बच नहीं सकता। वो सीजर से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे बेटे को जरूर बताऊंगा कि तुम कौन थे और तुमने एप्स के लिए क्या क्या किया। तुम्हारी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसके बाद सीजर की मृत्यु हो जाती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यह मूवी रिलीज हुई थी सन 2017 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस कहानी के 2 प्रीवियस पार्ट्स के साथ साथ एक अगला पार्ट्स भी है जो रिसेंटली में 2024 में रिलीज हुई है। इन सभी के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, जहां से आप प्लेनेट ऑफ द एप्स की पूरी टाइमलाइन को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखने में साधारण लगने वाला लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।